एनालिटिकल माइंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजट 25-26 सेशन की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आज जो है बजट को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि हम कैसे वित्तीय वर्ष 25-26 में काम करेंगे, क्या हमारा मापदंड होगा, कैसे हम देश की सारी संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र एंड तमाम देश की जुड़ी विकास की योजनाओं पर कैसे हमारा ध्यान होगा, क्या केंद्र होगा। तो इन तमाम चीज़ों का चर्चा करेंगे। टैक्स स्लैब के लिए हम लोग भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर टैक्स स्लैब कैसे बना है, क्या उसका मापदंड होगा, किस तरह से कौन कौन से लोग उसमें दायरे में आएंगे। तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक। लेकिन हम एक चीज़ आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि टैक्स स्लैब से जुड़ा जो वीडियो है वो एक और पार्ट होगा जिसमें प्रॉपर टैक्स के बारे में चर्चा किया गया है और इसमें भी थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन ये मुख्य बजट का जो प्रणाली है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बजट का शुरुआत करते हैं और समझते हैं चीज़ों को बिंदुवार तरीके से। जैसे इस बजट में खासा ध्यान दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के स्कीम को। आत्मनिर्भर भारत के स्कीम को खासा ध्यान में रखा गया है इस आम बजट में। सारा फोकस क्या है, आत्मनिर्भर भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे विकसित हो, इस पर सारा ध्यान रखा गया है। जैसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो 8वां यूनियन बजट जो है वो पेश किए हैं। कब? शनिवार फरवरी 1, 2025 को, जो आज का दिन है। द इनकम टैक्स रिबेट्स दी अनाउंस है बिन द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, आय के करों में जो छूट दी गई है, वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम वर्गों में, जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारीगण हैं, तमाम वर्गों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एमएसएमई सेक्टर, महिला, किसान और शिक्षा के जुड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान देने का संभावना है। बहुत इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा केंद्रित है। साथ ही ये भी दिया गया है कि कैसे हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो और क्या क्या उसका मापदंड अपनाया जाए। इन तमाम चीज़ों पर बिंदुवार तरीके से ध्यान दिया गया है इस बार के बजट में। टैरिफ दरों को समझते हैं कि टैरिफ दर क्या होती है। 2023-24 के बजट में हटाए गए 7 के बाद 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी। जो पहले अतिरिक्त 7 टैरिफ दर लगती थी वो क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वो टैरिफ दरें क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। वो टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगे। मतलब जो 2007 के बाद ऐसे, मतलब 2023-24 के बजट में जो हटाया गया था और अतिरिक्त 7 जो है उसको हटाया जाएगा। इस कटौती के परिणाम स्वरूप केवल 8 शेष टैरिफ दर रह जाएगी। मतलब ये जो डिडक्शन होगा, ये जो कटौती होगी, इसके बाद 8 ही टैरिफ दर रह जाएगा, जिनमें से एक को 0 पर सेट किया जाएगा। एक को क्या किया जाएगा, 0 पर सेट किया जाएगा। शुल्क दरें काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी। अगले पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं कि उपकर और अधिभार क्या है। उपकर और अधिभार क्या है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उपकर और अधिभार संशोधन सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है। ठीक है, अब आगे देखिए कि सरकार की मुख्य घोषणाएं क्या हैं। जो सरकार की मुख्य घोषणाएं हैं उन विषयों पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली क्षेत्र की बात करती है सरकार, बिजली क्षेत्र में सुधार की, तो बिजली वितरण ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। शहरी विकास देखा जाए, सिटी अर्बन डेवलपमेंट, तो वहाँ पर 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया जाएगा। शहरों के पुनः विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए किया जाएगा। कैंसर देखभाल सुविधाएं, बिहार समेत देश भर के जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर मतलब प्रतिदिन केयर करने वाला डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। मतलब 200 आदमी को प्रतिदिन केयर किया जा सके ऐसा सेंटर खोला जाएगा कैंसर का। चिकित्सा शिक्षा में विस्तार, मतलब हेल्थ
या कहिए मेडिकल स्टडी जो है उसमें सुधार की संभावना को बढ़ाने की आशंका है। जैसे पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गई, जो 130% की वृद्धि है। ठीक है। पीएम गति शक्ति और पर्यटन पर ध्यान देते हुए निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा। साथ ही एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे फुटवियर और लेदर सेक्टर है, फुटवियर और लेदर सेक्टर जो है उत्पादकता, गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे ये तमाम क्षेत्रों में अधिकतम विकास देखने की संभावना जागृत है। निवेश का अगर देखा जाए, विकास का तीसरा इंजन होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसको निवेश बोलते हैं। सशक्त आंगनवाड़ी पोषण 2.4 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन। ठीक है। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, 5 आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार। भाषा और शिक्षा का स्तर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत कुछ सोचा गया, जैसे भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू किया जाएगा, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही आ जाइए खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिए नई योजनाएं, 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा देने की योजना है आने वाले समय में। फिर आगे बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, जिसकी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है। जिसकी सीमा जो है बढ़ाकर क्या की गई है, 20 करोड़ की गई है। उसकी सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। असम में नए यूरिया संयंत्र, जो असम राज्य है जिसका राजधानी दिसपुर है। असम का राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो असम का राजधानी दिसपुर, असम का राजधानी है दिसपुर। तो नाम रूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। मेरे कहने का मतलब है कि उनका पर्पस है कि 13 लाख मीट्रिक टन के अधिकतम क्षमता वाले यूरिया संयंत्र को स्थापित किया जाए, ताकि जो उत्पादकता है वो बढ़े। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण देने की योजना बनाई गई है। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो योजनाएं बनाई है वो कहाँ तक लाभान्वित होती है तमाम लोगों के लिए, तमाम वर्कर्स के लिए। कृषि सुधार योजनाओं पर बात करें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर बात करें तो धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 1.7 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ देने की योजना है। ये अलग बात होगी कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सरकार की संभावित योजना यही है। बजट 2025 में और क्या क्या है खास बात पर अगर जोर दिया जाए तो बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। ये सबसे अच्छी बात है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, ये चलिए सराहनीय योग्य बातें हैं। 2014 के बाद स्थापित 5 आईआईटीज में नया बुनियादी ढांचा आईआईटी पटना का विस्तार साथ में शामिल है। आईआईटी पटना का जो विस्तार है साथ में आपका शामिल है बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। ये भी अच्छी बातें हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देश की जो प्रगति है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारे लोगों को, देश के लोगों को फ़ायदा होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई के मतलब सेंटर डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ फंड आवंटित किए गए हैं, ताकि जो है टेक्नोलॉजी में, तकनीक में हम और सक्षम हो सकें, चीज़ें बहुत स्मूथ हो, फास्ट हो, और हम दुनिया के पटल पर अपने आप को साबित कर पाएँ कि हम भी जो है इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं। हमारा टेक्नोलॉजी जो है मैन और रोबोट मशीन के साथ कॉम्पेटिबल है, योग्य है कि हर चीज़ों को देख सकता है और समझ सकता है और करने की संभावना।
जल जीवन मिशन की अवधि जो है जैसे भी चल रही थी वहाँ से उसको 2028 तक बढ़ा दी गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जल का जो संरक्षण है, जल का जो मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है समाज और देश दुनिया हर जगह के लिए। जैसे हमको पता है कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में सूखाग्रस्त रहता है, कुछ हिस्सों में बाढ़ की खाली आपदा आती है हर वर्ष और तमाम जनजीवन जो व्यस्त होता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं ताकि जल को जो बचाने की हमारी प्रक्रिया है उसमें काफ़ी तेजी आए और ये क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हो, लोग इसको लेकर जागरूक हों और अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग हों, तभी देश की तमाम समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। मतलब अर्बन चैलेंज फंड को स्थापित किया जाएगा जो कि आपके शहरी विकास से जुड़े या शहरी मापदंड से जुड़े चीज़ों पर आधारित होगा। बिहार के संदर्भ में भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार के संदर्भ में क्या होगा, क्योंकि आखिर में बिहार भी तो ज़रूरी है, बिहार को नहीं छोड़ सकते। तो बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं कि क्या देना है। तो बिहार के संदर्भ में भी कुछ बोला गया है कि बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा देने की योजना है। निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है। निजी क्षेत्र में बात हो रहा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं इसको, निजी क्षेत्र या पब्लिक सर्विस यूनियन भी बोल सकते हैं। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर मतलब बुद्ध से जुड़े भी साइट, मॉन्यूमेंट्स, उनके धरोहर, जो भी उनके ऐतिहासिक विरासत हैं, तमाम चीज़ों को क्या करना है, डेवलप करने पर, उन पर केंद्रित करना है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, टूरिज्म पर ज़्यादा फोकस हो और हमारी सभ्यता को बचाने की कोशिश हो। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ा जाएगी। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, विदेशी इन्वेस्टमेंट, उसकी 100% तक सीमा बढ़ाई जाएगी। संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए, ऐसी योजना रहेगी। नया और सरल KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। मतलब जो KYC रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है अभी तक का, उसमें नया और ईजी किया जाएगा उसको, ताकि आसानी से काम, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं और देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, तकनीक से जुड़े और चीज़ों का लाभ उठाएं, इसलिए ऐसा प्रारूप तैयार किया जाएगा। सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा। मतलब जो सीमा शुल्क है उसमें सुधार लाया जाएगा, ठीक है, जो स्लैब होता है उसमें सुधार लाएगा ताकि उसको और स्पष्ट किया जाए। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क। मतलब ये ऐसी दवाई होंगी, जीवनदायिनी दवा जिसको कह सकते हैं, ऐसी बातें हैं। बिहार राज्य के लिए हुई विशेष घोषणाएं। बिहार राज्य के संदर्भ में देखो तो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से हम जिक्र करना शुरू करते हैं। तो पहली घोषणा ये है कि बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 4, ठीक है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा जिससे हवाई यात्रा और सुगम होगी। तो हम सभी जानते हैं कि पटना एयरपोर्ट जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सिटी वाइड रनवे की बहुत छोटी जगह है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, कभी कभी उड़ान जो है रिस्क पर भी रहता है। तो उसको और एक्सपेंड किया जाएगा ताकि सुविधाएं और आसान हो। आगे देखिए, संशोधित उड़ान योजना जो है उसके तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मतलब जो मुख्य फोकस है कि बिहार का जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है या जो आपका विमान सेवा है, उसको ऐसे कनेक्ट करना है जो नेशनल से लेके, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल एयरलाइन और तमाम चीज़ों से जल्दी कनेक्ट हो सके, ताकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या टूरिज्म है, सारे चीज़ों में बढ़ावा मिले और विदेश से पर्यटक भी बिहार में आने की उनकी संभावना बढ़े, देश विदेश से। ऐसा जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले समय में सरकार की ऐसी योजना है। बिहार जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80%, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम सभी जानते हैं कि जो मिथिला का क्षेत्र है, खासकर आपका दरभंगा, मधुबनी, ये तमाम, सीतामढ़ी, ये तमाम जो क्षेत्र है मिथिला का, जहाँ पर मखाना का जो मुख्य उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर, जिसको ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग GI मिला हुआ है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। जैसे आपको मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिला हुआ है, वैसे ही मखाना को भी मिला हुआ है। मिथिला मखान एक अलग परंपरा है मैथिल क्षेत्र के लोगों के लिए,
जहाँ पर मुख्य ध्यान ये दिया गया है कि बिहार का बहुत बड़ा योगदान है मखाना के उत्पादन में, जो कि भारत का कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है। जो भी बिहार से जुड़े छात्र या लोग होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा बिहार जो है देश के मखाना उत्पादन में 80% योगदान देता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, कि किसानों की आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना बोर्ड का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो मखाना बोर्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के किसान जो है उनकी बहुत सारी मांगें होंगी, इच्छाएं होंगी, उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, नए तरीके आएंगे और भी प्रचार प्रसार होगा देश दुनिया में। तो कुल मिला के लाभ की बात है बिहार के संदर्भ में। ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। मतलब जो वर्कर्स हैं जो नॉन किसी सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसे वर्कर को पंजीकृत किया जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सुधार। देखिए, कर के बारे में हम एक अलग वीडियो आपके लिए सेपरेट बना रहे हैं, जिसमें प्रॉपर जो कर है, आयकर, तमाम चीज़ें क्या रहेगा नहीं रहेगा उस पर चर्चा किया गया है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि क्या है। ठीक है, अगले सप्ताह जो है, आने वाले समय में जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, 1 सप्ताह अभी चलेगा कि कैसे कर को सारी चीज़ को मैनेज करना। तो नया विधेयक आएगा, उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से। तो अगले सप्ताह जो है आयकर विधेयक को क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। नया आयकर विधेयक सरल होगा, वर्तमान प्रणाली के करीब होगा। जो अभी वर्तमान प्रणाली है उसके करीब होगा, बहुत आसपास में। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार की गुंजाइश है। 12 लाख तक की आय पर शून्य कर लगने की योजना है, जो अभी तक संभावित योजना है। आयकर स्लैब में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा। किराए पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा 50,000 से बढ़ाकर टैक्स डिडक्शन स्कीम जिसको कहते हैं 1 लाख की गई। शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण रिमिटेंस पर काफ़ी जोर देकर TCS हटाया गया है। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न की सीमा जो है, सबसे बड़ी बात है कि जो रिटर्न हम लोग करते हैं, ITR फाइल करते हैं, उसकी सीमा जो है वो 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। 2 वर्षों से बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 4 वर्ष कर दी गई है। ये सबसे बड़ी जानकारी है अभी तक की। ठीक है, तो कुल मिला के बातें ऐसी हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रमुख क्षेत्रों पर बजट का व्यय जो है कहाँ कहाँ हुआ है। तो ध्यान से देखिए, बजट का जो व्यय है कहाँ कहाँ हुआ, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्षेत्र देखिए कि कौन कौन से क्षेत्र में हुआ है। रक्षा क्षेत्र में हुआ है 4,91,772 करोड़। ग्रामीण विकास में हुआ है 2,66,817 करोड़। गृह मंत्रालय 2,33,211 करोड़। कृषि एवं संबंध गतिविधियाँ 1,71,437 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर क्या किया गया है? प्रस्तावित है व्यय के लिए, एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, अब कृषि एवं इस चीज़ को समझ गए। अब शिक्षा से जुड़े देख लेते हैं कि शिक्षा के लिए क्या है। तो शिक्षा के लिए किया गया है सर, शिक्षा के लिए जो किया गया है वो कुछ ऐसा है, 1,28,650 करोड़ का अनुमानित आंकड़ा है। स्वास्थ्य के लिए किया गया है 98,311 करोड़। शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़। IT और टेलीकॉम के लिए किया गया है 95,298 करोड़। फिर ऊर्जा के लिए किया गया है 81,174 करोड़ रुपया। ये प्रस्तावित आवंटन होने वाली राशि है जो एक्सपेंस किया जाएगा इन तमाम क्षेत्रों के विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिससे देश की तमाम जो आर्थिक क्षेत्र हैं जहां पे हमको देश का विकास देखने के लिए मिलेगा, आने वाले समय में एक योजनाबद्ध तरीके से इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो गौर करने वाली बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग के लिए 65,553 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
इन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। सामाजिक कल्याण के लिए 60,052 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित है। वैज्ञानिक विभाग के लिए 55,669 रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, अब चलिए परमाणु ऊर्जा मिशन को भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या किया गया है। परमाणु ऊर्जा मिशन को ध्यान में रख के घोषणा की गई है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य है। ठीक है, परमाणु संयंत्र से या जो भी उसका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उससे 100 गीगावाट का, ये जो GW देख रहे हैं इसको बोलते हैं गीगावाट। ठीक है, गीगावाट। ठीक है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। किलोवाट होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, गीगावाट उससे ज़्यादा होता है। तो उतना का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है देश में। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी की अगर बात करें तो परमाणु क्षेत्र अधिनियम और सिविल देयता अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा। कहने का मतलब है प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसमें प्रवेश दिया जाएगा, ताकि इन चीज़ों को जो है और सक्षम बनाया जाए विकास की दिशा में। जो हमारा लक्ष्य है उस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMAR मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है, छोटा छोटा संयंत्र जो होता है, उस पर भी फोकस है। उसके 20,000 करोड़ के निवेश से अनुसंधान और विकास मिशन, जिसके तहत 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चालू किए जाएंगे। छोटे छोटे संयंत्र को चालू किए जाएंगे ताकि जो लक्ष्य है 100 गीगावाट का उसको 100 गीगावाट का उसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है, ऐसी संभावना है। वित्तीय स्थिरता का महत्व क्या होता है, इस बात को समझते हैं अगले पॉइंट में। तो वित्तीय स्थिरता का जो महत्व है वो कुछ ऐसा होता है। वित्तीय नीतियों का सही प्रबंधन राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य को सुधार कर सकता है, जबकि गलत प्रबंधन अस्थिरता का कारण बन सकता है। इस बजट में यह देखना अहम होगा कि कर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी जैसी आवश्यक सेवाओं को किस प्रकार प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीज़ों को सस्ता करने की बातों का जिक्र किया है और ऐलान भी किया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर टैक्स घटाने का ऐलान किया। जो आप EV सुनते हैं, बहुत सारी कंपनी की आती है जो बैटरी वाली कार या बाइक देखते हैं या ई-रिक्शा वगैरह देखते हैं, उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों पर क्या किया, टैक्स घटाने की बात की है। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं, जो EV से चलती हैं, बैटरी से चलती हैं, बिजली से चार्ज होकर चलती हैं, वो गाड़ियों को ख़रीदना जो है और सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। इससे इको फ्रेंडली जो है हमारे वातावरण में प्रभाव पड़ेगा, जो वायु प्रदूषण है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है मेरे हिसाब से। क्या क्या सस्ता हुआ इस बात को भी देखते हैं। कैंसर की दवा सस्ती हुई है, मेडिकल का उपकरण सस्ता हुआ है, LED लाइट सस्ती हुई है। LED को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, LED को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, भारत में बने कपड़ों और सस्ते होंगे, उन पर टैक्स का हो सकता है कि उन पर जो कर लगता है, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगता है, सरचार्ज लगता है, उसमें कुछ कमी आएगी। 82 सामानों से शेष हटा है। लेदर जैकेट सस्ता हुआ है, जूते सस्ते हुए हैं। ठीक है, बेल्ट सस्ता हुआ है, आपका पर्स सस्ते हुए हैं, मतलब जो लग्जरी के कुछ पार्ट्स हैं वो सस्ते हुए हैं। जो चमड़े के आइटम है वो भी, लेदर के आइटम सस्ते हैं। EV का जिक्र कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। LCD भी सस्ता होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको बोलते हैं, LED TV, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये भी सस्ता होगा। हैंडलूम के कपड़े भी सस्ते होंगे। तो ये जो तमाम आपका क्षेत्र है, कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनके जो तमाम चीज़ हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो काफ़ी हद तक सस्ते होने की संभावना है। क्या महंगा हुआ है ये भी ध्यान दे देते हैं कि महंगा जो हुआ है आपका स्मार्ट मीटर महंगा हुआ है, सोलर सेल महंगा हुआ है,
आयातित मतलब इम्पोर्टेड जो शूज़ होंगे विदेशी कंपनियों के वो महंगे होंगे। मोमबत्तियाँ जो आएगी मतलब जो इम्पोर्ट होगा, जो आयात होगा, जो बाहर से चीज़ आएगा, मतलब बाहरी चीज़ पर जो आपका टैरिफ है वो बढ़ेगा और काफ़ी सारे सरचार्ज वगैरह टैक्स वगैरह लगाए जाएंगे, जिससे वो महंगा होगा। बाहर से जो नौकाएँ आएंगी वो भी महंगी होगी, अन्य जहाज़ महंगे होंगे, पीवीसी फ्लैक्स फिल्में महंगी होंगी, पीवीसी फ्लैक्स सीट महंगे होंगे, पीवीसी फ्लैक्स बैनर महंगे होंगे, कुछ आयातित बुने हुए कपड़े महंगे होंगे, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल महंगे डिस्प्ले होंगे, जो पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में आयात किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम बेसिक इक्विपमेंट भी दूसरे देश से मंगाते हैं अपने यहाँ पर फैब्रिकेट करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें महंगे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रोडक्ट का दाम भारत में बनने के बाद भी महंगा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पर देखा जाए तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैब्रिक खरीदना महंगा होगा, क्योंकि जो बाहर से रॉ मटेरियल आएगा जाहिर सी बात है कि उस पर टैक्स लगेगा तो महंगा होगा ही होगा। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारा चीज़ जोड़ के वो महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्री ने आइटम कोड 7113 के लिए सीमा शुल्क कम कर दिया है। यह आइटम कोड आभूषण और उसके पार्ट्स को लेकर है, समझिए बात को। अब ये जो आइटम कोड है ये क्या है, आभूषण मतलब ज्वेलरी और उससे जुड़े पार्ट्स, उसके जो उपकरण या उसके जो मटेरियल होते हैं जिससे वो बनता है या उससे जुड़े चीज़ होते हैं, तमाम तरह के वस्तु उन पर लगे। वर्तमान में इन चीज़ों की शुल्क सीमा 25% है। अब इस बजट में इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। प्लेटिनम फाइंडिंग पर सीमा शुल्क पहले 25% से घटाकर 5% कर दिया, मतलब प्लेटिनम पर बहुत हद तक कम कर दिया गया है। तो ये जो है कुल मिला के आपके बजट का जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर साझा कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर टैक्स का हम बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किए हैं, क्योंकि टैक्स को लेके एक और वीडियो इसके बाद आपको जल्द ही मिल रहा है, तो इस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें टैक्स के बारे में ही सिर्फ चर्चा किया गया है। तो एनालिटिकल मैन चैनल पे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप जीवन में तमाम तरक्कियों को छुएं। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।